नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 के अंदर जो सीरीज चल रही है 21 दिन 21 मैराथन, इसके अंदर अपन इलेक्ट्रीशियन का संपूर्ण निचोड़ करेंगे, संपूर्ण रिवीजन होगा और अपनी क्लास है यहाँ पे 15 नंबर। इससे पहले 14 क्लास हो चुकी है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। और अभी तक आपने भोकाल वीडियो जो इलेक्ट्रीशियन का महा मैराथन था, अगर वो नहीं देखा है तो अभी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के या वीडियो के अंदर नीचे की तरफ आप देखोगे 22 तारीख को, तो वो वीडियो था। तो वहां पे वो ऐसी क्लास है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप एक बार देख लेते हो, उसको 2 बार रिपीट कर देते हो ना, तो 100% आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्यार मिला है आपका। तो प्लीज और शेयर कीजिए उसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर हो सके। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो जैसे 13,000 के समथिंग 13, 14, 15,000 पहुंच गए, जबकि अपने सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो भाई लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब कीजिए ना प्लीज। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज का पहला प्रश्न आता है, और ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है कि एमीटर और वोल्ट मीटर खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं, यहाँ पे देखिएगा, अपन यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे कि मापक यंत्र, ठीक है। ये मापक यंत्र अपन ने लिखा, और मापक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके इलेक्ट्रिकल प्रकार का होता है, एक आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का होता है, और एक होता है आपका यांत्रिक प्रकार का। लेकिन अपन बात करते हैं केवल इलेक्ट्रिकल की, और इलेक्ट्रिकल के अंदर मेरे दोस्तों 2 प्रकार से तोड़ दिया गया है इसको। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार से होते हैं यहाँ, और एक होता है यहाँ पे प्राथमिक। कौन से होते हैं? प्राथमिक मापक यंत्र, जिसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट यंत्र कहते हैं। और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे द्वितीयक। तो ये द्वितीयक मापक यंत्र होता है, द्वितीयक यंत्र होता है। द्वितीयक यंत्र को फिर 2 भागों में यहाँ पे तोड़ा गया है, यहाँ पे 2 भागों में। एक होता है यहाँ पे एनालॉग, और एक होता है यहाँ पे मेरे दोस्तों डिजिटल। तो यहाँ पे जो एनालॉग यंत्र होता है, ये फिर आपके कितने भागों में टूट जाता है? तो यहाँ पे कहते हैं कि एनालॉग जो होता है ये आपके कितने भागों में टूटता है दोस्तों? प्राइमरी हो गया, यहाँ द्वितीयक हो गया, यहाँ एनालॉग हो गया, यहाँ डिजिटल हो गया। अब जो एनालॉग होता है ये 3 भागों में टूटता है। कौन कौन सा होता है? तो अपन कहते हैं कि एक होता है सूचक यंत्र, एक होता है यहाँ पे आपका कौन सा? अभिलेखन यंत्र होता है, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे समाकलन। कौन सा होता है? समाकलन यंत्र होता है, यानी इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है। तो इंटीग्रेटिंग के अंदर कौन आता है? तो KWH ऊर्जा मीटर आता है। यानी कौन सा आता है? ऊर्जा मीटर इसके अंदर आता है। जबकि अभिलेखन में ऐसे मापक यंत्र जो ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं वो आते हैं। तो अपन कहेंगे जैसे कि पावर फैक्टर मीटर होता है, वो आता है ज्यादातर। यहाँ पे सूचक यंत्र जो घरों के अंदर समर्सिबल मोटर का जो स्टार्टर होता है, तो वहां पे एमीटर वोल्ट मीटर लगे होते हैं। तो वो क्या हमें सूचनाएं दे रहे हैं? क्या धारा और वोल्टेज दिखा रहे हैं क्या? जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वो आते हैं आपके, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ठीक है, वाट मीटर है। तो ये सब क्या है? ये आपके सूचक यानी इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने समझा कि यहाँ पे ये सूचक यंत्र होते हैं, वो वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारे के सारे क्या है? इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं। जबकि अभिलेखन जो यंत्र होते हैं वो आपके ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, वो होते हैं। और जो शुरू से एंड तक पूरी विद्युत को एकत्रित करके रखते हैं, डाटा एकत्रित करके रखते हैं, यूनिट को एकत्रित करके रखते हैं, वो समाकलन यानी कि इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं, और इसे एकीकृत यंत्र भी कहते हैं। तो एमीटर और वोल्ट मीटर की श्रेणी में आते हैं। तो अपन कहते हैं रिकॉर्डिंग प्रकार का होता है, इंडिकेटिंग प्रकार का होता है, और इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सूचक यंत्र को ही इंडिकेटिंग यंत्र कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन होता है। बी फॉर बांके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पे अब 2 नंबर आते हैं, और 2 नंबर क्या होता है आइए देखते हैं। तो 2 नंबर का सुपड़ा साफ करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सीरीज काफी अच्छी पसंद भी आ रही है, लेकिन प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे
अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही अंगूठा तो दबा के ही तो करना है सारा। तो मेन चीज, अगर इसमें कोई आपका चार्ज कटता है तो बिल्कुल आप मत करना भाई दोस्त। लेकिन मैं आपके लिए इतना कंटेंट दे रहा हूँ, और अब एक और सीरीज, एक मैराथन और लेके आ रहा हूँ मैं दोस्तों। तो यहाँ पे वो भी सब कुछ आपके लिए ही तो है, और किसके लिए कर रहा हूँ मैं। यहाँ एक एक कंटेंट को तैयार मैं खुद करता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं, फिर वहाँ इसको थोड़ा एडिट करके फिर सारा अपलोड करते हैं। तो ये सारी मेहनत सारा दिन, सारी रात को 12-12 बजे तक तैयार करते हैं। ये किसके लिए? आपके लिए। केवल आपसे कोई चार्ज थोड़ी लिया जा रहा है, केवल आपसे आपका थोड़ा सा यहाँ से कि केवल एक लाइक और सब्सक्राइबर ही तो मांगते हैं, ताकि ये होता है कि अपने परिवार से आप जुड़ रहे हो, आपकी एंट्री है वहां पे रजिस्टर्ड हो गए, यानी सब्सक्राइब कर लिया तो रजिस्टर्ड हो गए। भाई रोड पे लोग बाग तो बहुत जाते हैं, लेकिन राम राम नमस्ते कौन करता है? जो अपना होता है, और अपना होता है वही तो सब्सक्राइब करता है ना। तो दोस्तों आप अपने लोग हो तो, जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना साल सहयोग तो आपका बनता है। आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर खालिस्तान होता है, तो टंगर रेक्टिफायर होता है, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है आपातकालीन प्रकाश यानी इमरजेंसी जो लाइट होती है, यहां पे बात करते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी, तो यहां पे इमरजेंसी लाइट, और इमरजेंसी जो लाइट होती है इसके अंदर दोस्तों बैटरी होती है, और बैटरी को चार्ज भी किया जाता है। बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्ज तो डीसी से होती है, तो एसी टू डीसी में बदलने के लिए, वहां पे प्रयोग कौन सा होता है? तो वहां टंगर डायोड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन कौन सा प्रयोग करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग करते हैं दोस्तों। कौन सा प्रयोग करते हैं? तो अपन कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग करते हैं दोस्तों। टंगर रेक्टिफायर भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? ब्रिज रेक्टिफायर को दी जाती है। तो इसमें कितने डायोड होते हैं? तो इसमें 4 डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? तो अपन कहेंगे 4 डायोड इसके अंदर होते हैं, जो 2 एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगला आता है यहाँ पे 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर को, कोगिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे जो कोगिंग है ये है कोगिंग, ठीक है। और यहाँ पे इस कोगिंग को अपन चुंबकीय लॉकिंग के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय लॉकिंग। अब ये होता क्या है ये समझिएगा। चुंबकीय लॉकिंग एक प्रकार का, ये मैं दोष मानता हूँ इसको। ये क्या है? ये दोष है। तो जो हमारी प्रेरण मोटर होती है, इसके अंदर जो स्टेटर के पोल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये सीधे सीधे 8 पोल है, मान लिया केवल, है ना। तो यहाँ पे ये 8 पोल है, और बीच में हमारा जैसे कि ये रोटर भी है, और यहाँ मान लिए कि इसके भी 8 पोल है, ठीक है। ये 8 पोल है ये, और यहाँ पे ये 8 पोल जो है ये इस प्रकार से डिजाइन कर दिए दोस्तों। ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, इस प्रकार से है। तो यहाँ मैंने कहा कि जैसे S बन गया, यहाँ P बन गया, यहाँ N हो गया, यहाँ P हो गया। अब दोस्तों विपरीत जब ध्रुव होते हैं तो यहाँ पे विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, आकर्षण होगा। अरे आकर्षण होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं? सारे के सारे पोल आपस में जकड़ जाते हैं, और हमारी मोटर क्या नहीं होती? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यानी चालू नहीं होती है। तो ये चालू नहीं होती है, तो इस दोष को ही अपन क्या कहते हैं? कॉगिंग या चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं। अब इसका निवारण क्या करता है? तो निवारण में यही होता है भाई, जो निवारण होता है ना, तो निवारण में जो रोटर होते हैं, रोटर पोल, तो रोटर पोल में एक संख्या क्या रखी जाती है? कम होती है। यानी इसके अंदर जैसे 8 है तो इसमें 7 रहेगी, तो ये मानना है केवल। तो यहाँ पे जितने भी होते हैं उससे एक कम रखते हैं, लेकिन वो संख्या ऋण संख्या होती है। जैसे 24 है तो 23 लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 18 है तो अपन 17 ले लेंगे। तो इस प्रकार से अपन तैयार करते हैं। 24 है तो 23 ले लेंगे। तो यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे चुंबकीय लॉकिंग दोस्त कहते हैं। एक होता है दोस्तों क्राउलिंग। ये क्राउलिंग क्या होता है कि जो मोटर की जो गति होती है, उस गति का कितना 1/7 भाग, गति का कितना हो जाए? 1/7 भाग हो जाता है, तो उसे क्राउलिंग कहते हैं, उसे रिंगण कहते हैं। और ये हार्मोनिक समस्या के कारण होता है।
टीथ लॉकिंग होता है और एक होता है हंटिंग दोष होता है। हंटिंग दोष के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रोटर होता है वो कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, तो वो हंटिंग दोष होता है जिसको डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा रोका जाता है। ठीक है, तो ये हंटिंग दोष होता है। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर। आइए देखते हैं 4 नंबर को। तो दोस्तों आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस व्यंजक से प्रेरण मोटर में विकसित बलागुण तथा आपूर्ति वोल्टेज का सही संबंध है। एक प्रेरण मोटर है जिसमें विकसित बल आगुण यानी कि टॉर्क होता है, और एक आपूर्ति वोल्टेज यानी वी होता है। दोस्तों इन दोनों के मध्य जो सही संबंध होता है वो समानुपाती तो होता है, लेकिन वर्ग के समानुपाती होता है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो प्रेरण मोटर होती है उस प्रेरण मोटरों में जो वोल्टेज जो टॉर्क होता है वो वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो सीधा सीधा अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, सी ऑप्शन होता है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों मेरे। यहाँ पे अगला प्रश्न जो आता है, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 5 नंबर को। भारत में एक प्रेरण मोटर की गति की अधिकतम सीमा कितनी होती है। दोस्तों अगर मैं प्रेरण मोटर लेता हूं, यहाँ पे मोटर कौन सी लेता हूं मैं, अगर प्रेरण मोटर लेता हूं, प्रेरण मोटर, ठीक है ना, प्रेरण मोटर, तो सीधी सी बात है भारत के अंदर अगर ले रहे हैं तो भैया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज होगा, और 50 हर्ट्ज होता है 50 HZ। तो यहाँ पे पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो पोल की न्यूनतम संख्या तो 2 होगी ना भाई, इससे कम तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रेरण मोटर में भारत के लिए कह दिया उसने पहले ही 50 हर्ट्ज, और यहाँ पे 2 हर्ट्ज होती है। अब यहाँ पे वो गति पूछ रहा है, तो भैया गति कितनी होगी, अपन को पता है कि F बराबर क्या होता है, PN अपॉन में 120 होता है, ये फॉर्मूला अपन को सबको पता है। तो यहाँ से अगर N निकालते हैं तो नीचे क्या जाएगा P, और F इंटू क्या हो जाता है 120 हो जाता है। दोस्तों F का मतलब है यहाँ पे 50 और इंटू में 120 है ये, और नीचे कितना मानेंगे 2, तो ये कितना गया 60 पर, और 6 पंजों कितना आ गया 30, और 2 जीरो और है। तो यहाँ पे जो अधिकतम गति होगी वो 3000 RPM होता है। ठीक है, तो अधिकतम यानी मैक्सिमम जो स्पीड होगी भारत के अंदर प्रेरण मोटरों की वो कितनी होती है, तो 3000 RPM होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने पूरी डिटेल से समझाया, वैसे तुरंत याद भी रखिएगा कि भारत के अंदर अगर डायरेक्ट पूछ ले तो अधिकतम कितनी ठोकेंगे, 3000 RPM अपन करते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, और अगला प्रश्न आता है 6 नंबर, और यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए 6 नंबर का भी अपन सुपड़ा साफ करते हैं। आगे वो चर्चा कर रहा है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों यानी विक्षेपण परत की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन ट्रांजिस्टर के पास चलते हैं और उससे मुलाकात करते हैं कि भाई तू तेरा नाम वाम एड्रेस बता पहले तरीके से। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के पास गए तो इसका पता चला कि भाई इसके 3 टांग होती है, कि कितनी टांग होती है, इसके 3 टांग होती है, और देखने में 3 टांग ऐसे होती है। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट यानी ये इसका परिपथ हो गया। यहाँ पे मैं अगर प्रतीक की बात करता हूँ दोस्तों, प्रतीक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भैया इसका प्रतीक होता है इस प्रकार से, तो इसका ये प्रतीक होता है। जो बीच वाला होता है हमेशा ये बी होता है, और जिसके ऊपर ये तीर लगा होता है वो एमीटर होता है, और खाली बच गया वो कलेक्टर होता है। अगर ये तीर बाहर की ओर निकल रहा है तो ये NPN होता है, और अंदर आ रहा है तो ये PNP होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे कि टर्मिनल कितने होते हैं, तो भैया टर्मिनल हो गए टर्मिनल, तो टर्मिनल होते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, अगर मैं PN जंक्शन की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये होता है PNP। ठीक है, एक जंक्शन तो ये बनता है और एक जंक्शन इसका ये बनता है। तो यहाँ पे PN जंक्शन की बात करते हैं तो PN जंक्शन कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि परत कितनी होती है, और एक पूछा जाता है मेरे दोस्तों विक्षेपण, विक्षेपण विक्षेपण परत कितनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो परत होती है 1 2 और 3, तो परत तो होती है यहाँ 3, लेकिन विक्षेपण परत होती है जो PN जंक्शन होता है, यहाँ पे ये लेयर बनती है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो लेयर बनती है इसी को अपन क्या कहते हैं कि यहाँ PN जंक्शन यानी विक्षेपण परत के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 PN ये विक्षेपण परत इसके अंदर बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रण किसको करता है, तो ये नियंत्रण करता है भैया ये धारा को। किसको नियंत्रण करता है,
ये धारा को नियंत्रण करता है। तो अपन ने क्या क्या देखा, इसके अंदर ये भी देख लिया, 3 टांग वाला होता है, 3 अर्धचालक युक्तियों से बना होता है। यहाँ प्रतीक हो गए, ये टर्मिनल होते हैं 3, पीएन जंक्शन होते हैं इसमें 2, परत होती है 3, विक्षेपण परत होते हैं इसमें 2, और नियंत्रण किसको करता है, तो धारा को नियंत्रण करता है। और अगर इसकी आप क्षमता पूछना चाहें तो भैया इसकी क्षमता होती है 1.5 वोल्टेज से लेकर के 45 वोल्टेज तक होती है यहाँ पे। अगर इसका आप प्रचालन वोल्टेज पूछना चाहें, प्रचालन वोल्टेज अगर पूछना चाहे तो भैया इसका प्रचालन वोल्टेज होता है 2 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्टेज तक इसका प्रचालन वोल्टेज होता है। ठीक है, जैसे सवाल दे रहा है वैसे आप कर लीजिए। तो विक्षेपण परत यानी डिफ्लेक्शन लेयर होती है तो 2 होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, तो यहाँ पे आपका राइट जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 7 नंबर प्रश्न क्या है आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आ चुका है अपने पास में 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न है कि एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एसी सर्वो मोटर जो मूल रूप से क्या है, स्ट्रेसिस मोटर होती है, समकालिक मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है, और 2 फेज से चलने वाली मोटर होती है। दोस्तों यहाँ पे सिंगल फेज से चलती है उसे सिंगल फेज मोटर कहते हैं, और 3 फेज से चलती है तो 3 फेज मोटर कहते हैं। स्ट्रेसिस जो मोटर होती है, स्ट्रेसिस मोटर विशेष प्रकार की मोटर होती है, यह सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, और इसकी जो गति होती है वो नियत होती है। दूसरी चीज, इसका जो रोटर होता है इसमें किसी प्रकार के कोई दांते नहीं होते, और यहाँ पे किसका बनता है तो अपन कहते हैं ये क्रोमियम जो रोटर होता है वो क्रोमियम पदार्थ का बनता है, पदार्थ का। तो इसका रोटर बनता है क्रोमियम पदार्थ का। समकालिक यानी कि क्या होती है, समकालिक यानी तुल्यकालिक मोटर होती है। नेक्स्ट डीसी मोटर की बात करते हैं, तो डीसी शंट मोटर को अपन सब जानते हैं। तो 2 फेज से जो मोटर चलती है उसी को अपन क्या कहते हैं, सर्वो मोटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सर्वो मोटर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न क्या है आइए देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर को देखते हैं कि बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिर में रखता है। यहाँ पे अंडर करंट रिले होती है, यहाँ पे वोल्टेज सेंसिंग रिले होती है, एक लेचिंग रिले होती है, और एक दोस्तों करंट रिले होती है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पे हमारी एक रिले होती है लेचिंग रिले, कौन सी होती है तो अपन कहते हैं लेचिंग रिले। लेचिंग रिले एक ऐसी रिले होती है कि जो मेन सप्लाई यानी कि जो अपनी सप्लाई कट जाने के बाद भी ये परिपथ को चालू रखती है, यानी कि खुद की सप्लाई काटने पर भी ये इसमें क्या होता है कि जो परिपथ होता है वो परिपथ क्या होता है इसमें चालू होता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होती है अंडर रिलिंग, एक होती है वोल्टेज सेंसिंग, और एक करंट रिले होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की रिले हैं। रिले बहुत प्रकार की रिले होती है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है ये प्रकार का रिले। आपसे पूछे रिले क्या है, रिले क्या है तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये क्या है, एक प्रकार का स्विच होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रकार का क्या होता है स्विच, यहाँ पे लेचिंग रिले आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे, और अगला आता है यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर क्या है आइए समझते हैं 9 नंबर को। तो ये देखिएगा 9 नंबर कि लैंप कुंडलन में समानांतर मार्ग होते हैं, लैंप कुंडलन में समानांतर मार्ग होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि एक होती है लेप वाइंडिंग और एक होती है मेरे दोस्तों वेव वाइंडिंग। ठीक है, लेप वाइंडिंग जो होती है इसको हम समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। और वेव वाइंडिंग को हम कौन सी वाइंडिंग कहते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे श्रेणी वाइंडिंग या तरंग कुंडलन भी कहते हैं। समांतर के अंदर ऐसे समझो कि समांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, समान होता है। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो श्रेणी में धारा क्या होती है, समान होता है। दोस्तों जो समान होता है उसको निम्न कर दो बस, और कुछ मत करो। यहाँ धारा निम्न होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, उच्च। यहाँ वोल्टेज समान होता है तो वोल्टेज निम्न कर दो, और इसमें क्या कर दो आप, धारा को उच्च कर दीजिए। तो कई बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उच्च धारा निम्न वोल्टेज, उच्च धारा
निम्न वोल्टेज है तो कौन सी वाइंडिंग, तो अपन कहेंगे लैप वाइंडिंग। निम्न धारा उच्च वोल्टेज है तो वेव वाइंडिंग अपन प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो लैप वाइंडिंग होती है इसके अंदर समांतर पथ होते हैं, वो पोल की संख्या के बिल्कुल बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे समांतर पथों की संख्या, यहाँ पे पोलों की संख्या की क्या होती है, बिल्कुल बराबर होते हैं। 4 पोल तो 4 पथ होते हैं, यानी कि यहाँ लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या है वो पोलों की संख्या पर निर्भर होते हैं। जबकि यहाँ पे बात करते हैं कि वेव वाइंडिंग के अंदर जो समांतर पथ होते हैं ये पोल की संख्या पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। ओनली फॉर कितने होते हैं, तो यहाँ पे अपन कहेंगे सीधे 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पे केवल 2 होते हैं। तो वेव वाइंडिंग में केवल 2 होते हैं और लैप में कितने होते हैं, A बराबर P होते हैं। अब पूछा क्या है, तो यहाँ पे लैप वाइंडिंग में समांतर मार्ग होते हैं, समांतर मार्ग को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे समानांतर पथ कहते हैं। A बराबर P होता है, तो 2 4 ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन ध्रुवों की संख्या के समान कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आता है 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से अपन समझते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटर खंड बने होते हैं। दोस्तों कम्यूटेटर खंड क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एक ये भाग है और यहाँ पे एक भाग है और एक ये है, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये इस प्रकार से है, तो इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि ये घूमने वाला भाग हो गया। इसे कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में यहाँ पे ये क्या होते हैं, खांचे होते हैं। खांचों के अंदर जो वाइंडिंग लपेट देते हैं उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, कॉइल कहते हैं। यहाँ पे ये जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है हमारा कम्यूटेटर। ये क्या होता है, तो ये होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता है ये, और यहाँ पे ये 2 बेयरिंग लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं ये बेयरिंग होते हैं, बेयरिंग होते हैं। यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये क्या है, तो ये तो आर्मेचर है, आर्मेचर है। और यहाँ पे अपन कहते हैं ये क्या है, तो भैया ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये क्या है, तो ये हमारी शाफ्ट होती है। ये क्या है, शाफ्ट होती है। दोस्तों इसके अंदर ये पूरा भाग तो कम्यूटेटर कहलाता है, लेकिन इसके अंदर ये जो एक एक पत्ती होती है, इस पत्ती को कहते हैं अपन यहाँ पे सेगमेंट्स। क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। और इसे ही खंड कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कह दीजिए या खंड कहते हैं। यहाँ पे ये जो कम्यूटेटर, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट्स बने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आंसर एक ही निकलता है, और खंड पूछे तो भी एक ही आता है। तो यहाँ जो सेगमेंट्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये कठोर क्रसित किसका होता है, कठोर क्रसित तांबा, कठोर क्रसित तांबा का बना होता है। इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का ये बना होता है। और 2 सेगमेंट्स के मध्य में अपन क्या लगाते हैं, माइका भरते हैं, अचालक पदार्थ भरते हैं। इस कम्यूटेटर का जो काम होता है ना, यहाँ पे जो काम होता है, यहाँ AC को किस में चेंज करता है, ये DC के अंदर ये बदलता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे A ऑप्शन होता है। कितना हो जाएगा, A ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है, आइए समझते हैं 11 नंबर को। यहाँ पे तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, सीधा सीधा 11 नंबर है, कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है। यानी कि उसको आवश्यकता ही नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है अवशिष्ट चुंबकत्व को। इसका मतलब है अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब वो अंदर से नहीं ले रहा, तो बाहर से ले रहा है। और बाहर से ले रहा है, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, तो उसे एक्साइटेड तो है, लेकिन क्या है, एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो यहाँ पे अपन कहेंगे पृथक उत्तेजित जनित्र होता है, इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। संयुक्त यानी कम्यूटेशन कंपाउंड होता है, और एक संट होता है, एक श्रेणी होता है। तो यहाँ पे पृथक उत्तेजित जो होता है, यहाँ पे बात करते हैं, ये आर्मेचर होता है और यहाँ पे लोड होता है सीधा। और इसकी जो वाइंडिंग होती है, ये पतले तार अधिक लपेट के लगाई जाती है। और यहाँ पे मेरे दोस्तों इसको सप्लाई दी, यहाँ पे DC सप्लाई देकर के इसको उत्तेजित करते हैं। तो इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ जो आपको EMF मिलेगा
वो ईएमएफ बिल्कुल क्या मिलेगा, नियत मिलता है। यहाँ पे जो ईएमएफ रहेगा, ईएमएफ, वो ईएमएफ कैसा मिलेगा, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे ईएमएफ जो होता है वो नियत होता है। तो यहाँ ईएमएफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल नियत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, अगला चलते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो क्या है, अगला प्रश्न है 12 नंबर। और 12 नंबर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 12 नंबर को। तो यहाँ पे 12 नंबर को अपन कहते हैं कि एक दिष्ट धारा संट जनित्र की पूर्ण भार पर वोल्टता यानी अभिलक्षण थोड़े खालिस्तान होते हैं। यानी एक धारा संट जनित्र है और पूर्ण भार पर वोल्टेज अभिलक्षण इसका बढ़ाना है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे श्रेणी जनित्र की, ठीक है, श्रेणी की बात करते हैं तो दोस्तों श्रेणी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भाई श्रेणी में धारा तो सेम होगी, तो यहाँ ये लोड धारा होगी और इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो दोस्तों इस प्रकार से बनता है। ये तो ये एक होता है, ऊपर वाला जो होगा ये तो प्रेरित ईएमएफ होगा, प्रेरित ईएमएफ। प्रेरित ईएमएफ का मतलब होता है उत्पन्न ईएमएफ, और जो नीचे वाला होता है ये होता है आपके टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, और यहां से यहां तक जो होता है ये होता है अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो ये ग्राफ तैयार होता है। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे संट जनित्र की, और संट जनित्र में क्या होता है कि ये आपके लोड धारा होती है और यहाँ पे होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज इसका भैया बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन जब लोड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो हल्का सा क्या हो जाता है, यो घट जाता है। तो ये होता है, तो हल्का सा घट जाता है, तो अपन कहेंगे ये ड्रूपिंग प्रकार का होता है। ये कौन सा होगा, ड्रूपिंग प्रकार का होता है, यानी कि थोड़ा झुकवा होता है, थोड़ा झुकवा, झुकवा, थोड़ा झुकवा या थोड़ा डलवा अपन कह सकते हैं। जबकि ये होता है उठवा, उठवा यानी कि राइजिंग। क्या होता है, राइजिंग होता है, ये राइजिंग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से है। तो अपन कहेंगे ये नियत रहता है, यानी इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, नियत होता है। और नियत कितना परसेंट होता है, तो अपन कहेंगे भैया 95 से 98% नियत होता है। तो यहाँ पे तो आपसे पूछा जा रहा है संट जनित्र में पूर्ण भार वोल्टता पर अभिलक्षण थोड़े झुकवा होते हैं, थोड़ा झुकवा होता है, थोड़ा उठवा होता है। तो अपन कहेंगे थोड़ा सा झुकवा होता है, यानी थोड़ा ड्रॉपिंग होता है, ये बस हल्का सा 2 से 5%, 2 से 5% क्या होता है, डिक्रीज होता है, यहाँ पे घटता है। अगला प्रश्न लेते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है ये 13 नंबर प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं। आइए 13 नंबर प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को समझो। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या है कि जब दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र एक ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जुड़ता है तो यह कहलाता है। दोस्तों ये कह रहा है कि जैसे एक डीसी पारेषण लाइन है, और डीसी पारेषण लाइन यानी कि जो पारेषण लाइन डीसी पारेषण, तो डीसी पारेषण के अंदर क्या होता है कि जो पावर फैक्टर होता है ना, इस पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, यहाँ पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए बूस्टर का प्रयोग करते हैं। और बूस्टर के रूप में कौन होता है, तो यहाँ डीसी श्रेणी जनरेटर का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि जब एक दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र का ट्रांसमिशन लाइन में श्रेणी में जुड़ता है तो ये क्या कहलाता है, तो अपन कहते हैं बूस्टर। और बूस्टर को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्धक कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने, जो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए अपन प्रयोग में किया जाता है, तो ये एक प्रकार का श्रेणी जनित्र होता है जिसे वर्धक अपन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। और 14 नंबर क्या है, आइए समझते हैं दोस्तों 14 नंबर को भी। तो यहाँ पे एक दिष्ट धारा जनित्र में ब्रशों को उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिष्ट धारा जनित्र में ब्रशों को उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है हमारा इस तरह से फील्ड पोल होते हैं, ये होता है N और ये होता है जैसे कि S कहते हैं। तो यहाँ बल रेखाएं ये होती है। अब ये क्या होती है, बल रेखाएं होती है। ठीक है, ये बल रेखाएं होती है, और इसके बीचों बीच क्या होती है, ये आपके रेखा होती है जिसे अपन कहते हैं GNA। ये GNA होती है,
अब ये स्टैटिक अवस्था होती है, लेकिन रनिंग अवस्था में क्या होती है कि रनिंग अवस्था में ये इस प्रकार से घूम जाती है। यहाँ पे ये बल रेखाएं इस प्रकार से ये घूम जाती है। तो दोस्तों बल रेखाएं घूम जाती है तो यहाँ पे जो MNA होती है वो MNA लंबवत होती है। इन रेखाओं की क्या होती है, बिल्कुल लंबवत होती है, और लंबवत होती है तो ये होती है MNA। तो ये भाग इस तरह, तो 90 डिग्री यही तो बनेगा। तो MNA तो ब्रश हमेशा कहाँ होती है, MNA पर होती है। तो MNA पर यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो यहाँ ब्रशों को अधिकतम दक्षता लेनी है तरीके से तो MNA पर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर है दोस्तों, दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध प्राय खालिस्तान होता है। तो दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध यानी कि DC मशीन होती है, DC मशीन होती है दोस्तों, और DC मशीन के अंदर क्या होता है तो अपन कहेंगे आर्मेचर होता है। यहाँ पे आर्मेचर होता है, और जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा 1 ओम से कम होता है। क्या होता है, 1 ओम से कम होता है, और अधिकतम होता है तो 1 ओम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे C ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर अगर वाइंडिंग होती है तो ये मेरे दोस्तों मोटे तार कम लपेट की होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्मेचर प्रतिरोध को मापने के लिए किससे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना केल्विन ब्रिज का। किसका, केल्विन ब्रिज का हम प्रयोग करते हैं, ये केल्विन ब्रिज होता है। क्लियर, जो निम्न मान को मापता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न है 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या है, आइए तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक खालिस्तान में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो एक खालिस्तान में धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा किसमें प्रवाहित नहीं होती, तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे बंद परिपथ। तो बंद परिपथ में तो मेरे दोस्तों यहाँ पे लैंप लगाया और इसको सप्लाई दी और यहाँ से ये जड़ गया, तो ये जड़ेगा तो ये तो बंद परिपथ हुआ ना। ये तो चारों तरफ से बिल्कुल क्या है, बंद है, और बंद है तो इसमें धारा गुजरेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट परिपथ में क्या होता है कि जो हमारा फेज तार होता है, ये फेज तार क्या होता है कि एक न्यूट्रल के क्या हो जाता है, स्पर्श हो जाता है, तो ये आपका शॉर्ट परिपथ कहलाता है। और शॉर्ट परिपथ में क्या होता है, धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 होता है। तो ये एक प्रकार का दोषित उपकरण होता है। एक है जैसे समांतर परिपथ। तो दोस्तों समांतर परिपथ की अगर बात करते हैं, समांतर का मतलब होता है कि एक से अधिक धारा गुजर जाए। यहाँ पे जैसे कि इस तरह बात करते हैं, यो इनके पहले पहले एक सिरे जुड़े होते हैं, तो ये आपका समांतर परिपथ होता है। एक जैसे की बात करते हैं श्रेणी, तो श्रेणी का तो सीधा यूं होता है बस ये। लेकिन एक बात करते हैं यहाँ पे आपका खुला परिपथ या ओपन सर्किट। खुला परिपथ, खुला का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लैंप लगाया, ठीक है, और ये अब ये प्रेजेंट में तो जल रहा है, लेकिन मैं कह दूं कि बीच में से टूट गया यहाँ से, और यहाँ से जब ये टूट जाएगा तो इसमें धारा जाएगी क्या, नहीं, तो धारा का मान तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अनंत हो जाता है। तो ये खुला परिपथ है। अब वो क्या कह रहा है कि एक खालिस्तान में धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या, अरे धारा 0 है, इसका मतलब ये खुला है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पे 17 नंबर आ चुका है, और 17 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे ये 17 नंबर है। तो एक यानी आम तौर पर विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए माप की इकाई होती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे माप की इकाई के लिए अपन पढ़ते हैं कि एक तो होता है जैसे निम्न प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे निम्न प्रतिरोध। एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे मध्यम प्रतिरोध, और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे उच्च प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध हो गए। यहाँ पे निम्न प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से कम होता है। यहाँ पे बात करते हैं तो 100 किलो ओम तक होता है, और यहाँ बात करते हैं तो 100 किलो ओम से अधिक होता है। इसको मापने के लिए यहाँ पे अपन बात करते हैं किसका प्रयोग करते हैं,
तो केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और शुद्ध तरीके से मापने के लिए यहाँ पे व्हीट स्टोन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और इसको मापने के लिए, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये मेगर क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है। और इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा मेगा ओम में होता है, तो यहाँ मेगा ओम में ही ये मापता है। तो यहाँ इंसुलेशन प्रतिरोध कह दो या रोदन प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, रोदन प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेगा ओम के अंदर हमेशा मापता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध हमेशा कितना होना चाहिए, तो अपन कहेंगे 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितना ही हो जाए लेकिन कम से कम तो कितना होगा, 1 मेगा ओम होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के अंदर, किसी आवृत्ति पर XL बराबर XC होता है। दोस्तों ये क्या है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे XL बराबर XC। तो दोस्तों XC का मतलब तो होता है यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। भाई इसका मतलब तो क्या है, तो अपन कहेंगे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस या कैपेसिटिव, इसको लिखो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। यहाँ पे बात करते हैं ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो भी ओम है और इसका मात्रक है ओम है। यहाँ पे ऐसा परिपथ जिसमें दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस परिपथ को अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेजोनेंस परिपथ कहते हैं। और रेजोनेंस को ही अपन क्या कहते हैं, अनुनाद परिपथ कहते हैं। इसका आपसे पावर फैक्टर पूछा जाए तो पावर फैक्टर होता है, इसका इकाई होता है। यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो ध्यान रखना 1/2 पाई अंडर रूट में LC होता है। यहाँ पे अगर आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए तो XL बराबर XC क्या है, तो रेजोनेंस परिपथ यानी अनुनाद परिपथ होता है, उसका पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। तो यहाँ पे अनुनाद आवर्ती, बस आवर्ती तो अनुनाद आवर्ती लिख दिया अपन ने, ये उच्च, तो यहाँ पे अनुनाद आवर्ती होती है। क्लियर दोस्तों। अगला अपन बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर। और 18 नंबर क्या है, तो फ्यूज क्या है, बस यही पूछा गया है। तो दोस्तों फ्यूज क्या है ये अपन को पता है, नियंत्रण उपकरण होता है, सुरक्षा उपकरण होता है, संयंत्र यानी एसेसरीज होती है, और माउंटिंग उपकरण होता है। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल पूछूं यहाँ पे कि फ्यूज के बारे में, तो फ्यूज क्या है, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होती है। क्या कहूंगा, सुरक्षा युक्ति होती है यानी सुरक्षा उपकरण होता है। दूसरा मैं बात करूंगा कि इसकी जो रेटिंग होती है वो रेटिंग क्या होती है, तो धारा होती है, धारा बोले तो एम्पियर होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, इसको जोड़ते कहाँ है, तो बात करेंगे फेज के श्रेणी क्रम में इसको स्थापित किया जाता है। यहाँ पे जो फ्यूज होता है इसका जो सिद्धांत होता है ना, फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत क्या है, तो अपन कहते हैं ये तापीय सिद्धांत पर होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कार्य, तो फ्यूज किस पर काम करता है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे भैया शॉर्ट सर्किट, ठीक है, मान लिया आपकी बात। और दूसरा ये ओवरलोड पर भी कार्य करता है। ये जो होता है यहाँ पे तार होता है, ये तार किसका बना होता है, तो ये टिन प्लस शीशे का बना होता है, टिन प्लस शीशे का होता है जो निम्न में होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं, और यहाँ पे चांदी का भी बनाया जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करें यहाँ पे गुण की, कि फ्यूज तार का गुण क्या होता है, फ्यूज तार का गुण क्या होता है यहाँ पे, तो गुण होता है मेरे दोस्तों हमेशा निम्न गलनांक। क्या होता है, निम्न गलनांक होता है, निम्न
गलनांक होता है। तो यहाँ निम्न गलनांक होता है। दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि यहाँ पे निम्न 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 विशिष्ट प्रतिरोध होता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ये सारी चीजें अपन को समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे बी ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, धारा रेटिंग होती है, फेज की श्रेणी में लगता है, सिद्धांत तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से सुरक्षा करता है। यहाँ तार जो बना होता है टिन प्लस शीशा होता है जो 10 एम्पियर तक यानी निम्न क्षमता में प्रयोग करते हैं और उच्च क्षमता में हम चांदी का प्रयोग करते हैं। तार का गुण होना चाहिए निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और इसकी चालकता हमेशा उच्च होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर पर प्रश्न आता है और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए समझते हैं 20 नंबर को। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या है तो देखिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, ट्रांसफॉर्मर में किस तरह की हानियां स्थिर यानी कांस्टेंट होती है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर हानि, इसके अंदर मेरे दोस्तों केवल दो ही प्रकार की हानि होती है, टू टाइप। यहाँ पे एक होती है यहाँ पे ताम्र हानि और एक होती है यहाँ पे लोह हानि। जो ताम्र हानि होती है ये मेरे दोस्तों लोड पर निर्भर होती है और ये जो हानि होती है ये लोड पर निर्भर नहीं होती है। यहाँ इसकी बात करते हैं आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती जबकि ये आवृत्ति पर निर्भर होती है। अब जब लोड पे निर्भर होती है तो ये ताम्र हानि है। इसका मतलब लोड बढ़ेगा तो ताम्र हानि भी ज्यादा होगी, ये घटेगा तो ये भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये परिवर्तित हानि होती है, परिवर्तित। तो ये परिवर्तित होती है, इसी को कहते हैं वेरिएबल हानि कहते हैं, इसी को प्रतिरोधी हानि भी कहते हैं। जबकि लोह हानि लोड पे निर्भर नहीं होती, इसलिए ये कौन सी हानि होती है, ये नियत हानि होती है, कांस्टेंट हानि होती है। इसी को अपन क्या कहते हैं क्रोड हानि कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं चुंबकीय हानि कहते हैं। अब ये हानि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रेसिस, क्या होती है स्ट्रेसिस, और एक होती है भंवर धारा। कौन सी होती है भंवर धारा, जिसे अपन एडी करंट हानि भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा का पूरा था। इसके अंदर कोई भी घर्षण हानि नहीं होती है, ना ही इसके अंदर विंड पावर होती है, तो वो सॉरी विंड एज हानि होती है। केवल दो हानि होती है, लोहा हानि और ताम्र हानि होती है। तो ये कह रहा है किस तरह की हानियां स्थिर होती है, तो भैया स्थिर यानी परिवर्तित तो ये होती है, और नियत का मतलब होता है ये यानी कांस्टेंट हानि होती है जिसे स्थिर हानि कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा लोहे हानि होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, और ये 21 नंबर प्रश्न क्या है आइए समझते हैं 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से। अगला प्रश्न, कुंडलन नहीं होता है। तो दोस्तों कुंडलन नहीं होता है इसका मतलब क्या है, तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कि कुंडलन नहीं होता है, कुंडलन क्या है, कुंडलन नहीं होता है, तो आप फटाक से बताइएगा कि क्या है। तो कुंडलन नहीं होता है यानी कि उसमें वाइंडिंग नहीं होती। कुंडलन का मतलब है वाइंडिंग किसमें नहीं होती, तो यहाँ पे देखो ऐसी कोई मोटर नहीं है जिसके स्टेटर में वाइंडिंग ना हो। स्टेटर के अंदर होती है, ये रोटर के बारे में पूछा जाता है। प्रतिष्ठम होता है, स्ट्रेसिस होता है, सार्वत्रिक मोटर होती है और विभक्त कला मोटर होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेसिस मोटर होती है, स्ट्रेसिस मोटर का जो रोटर होता है, ये रोटर इसमें दांते यानी कि दांते दांते या फिर वाइंडिंग, दांते या वाइंडिंग ये दोनों ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो रोटर बना होता है ये क्रोम स्टील का बना होता है, या क्रोमियम कह दीजिए, क्रोम स्टील का ये बना होता है। तो यहाँ पे इस मोटर जो होती है स्ट्रेसिस जो मोटर होती है इसमें आवाज नहीं होती है। तो क्या नहीं होती, आवाज नहीं होती है, इसीलिए इसका टैप रिकॉर्डर में प्रयोग किया जाता है। जहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। ये एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, ये सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है। तो यहाँ पे सार्वत्रिक मोटर होती है यानी कि यूनिवर्सल मोटर होती है, और एक होती है विभक्त कला मोटर होती है जो आधे HP तक ये बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न,
और 22 नंबर प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं 22 नंबर प्रश्न को। जब 3 फेज की प्रेरण मोटर के गुणक को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो सर्पण कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब 3 फेज की प्रेरण मोटर के गुणक को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो सर्पण कितना होता है। अवरुद्ध का मतलब होता है रोक दिया जाता है या प्रारंभिक अवस्था आती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रारंभ प्रारंभ अवस्था। प्रारंभ अवस्था में क्या क्या कंडीशन होती है। तो प्रारंभ कंडीशन में अपन कहते हैं कि रोटर जो होता है, रोटर नहीं घूमता, रोटर स्थिर रहता है, यानी रोटर क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर स्लिप का मान कितना होगा। तो भैया स्लिप का मान होता है 1, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे 100% होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क कहेंगे 0। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि रोटर गति कह दीजिए, ठीक है, रोटर स्थिर रहता है, और रोटर गति पूछे, रोटर गति पूछे तो आपको 0 करनी है। और एक पूछा जाएगा आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो प्रारंभिक अवस्था में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। तो ये सारी कंडीशन अपन को प्रारंभिक अवस्था में देखनी होती है। तो राइट ऑप्शन ये पूछ रहा है स्लिप, और स्लिप या तो 1 कहो या 100% कहो, तो यहाँ 1 दे रखा है। तो राइट ऑप्शन कर देंगे यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का भी खात्मा कर देते हैं अपन फटाफट चल के। तो यहाँ पे प्रति दीप्तिशील यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक का प्रयोजन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं हमारे मेन रूप से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 टर्मिनल ये निकले होते हैं, और इधर से 2 टर्मिनल ये निकले होते हैं। अंदर की तरफ देखते हैं तो ये फिलामेंट लगे होते हैं यहाँ पे, और ये ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर ध्यान रखना यहाँ पे क्या भरा होता है, तो यहाँ मरकरी प्लस आर्गन क्या भरी होती है। तो यहाँ बात करेंगे मरकरी प्लस आर्गन, तो यहाँ मरकरी प्लस आर्गन भरी होती है। इसका ऊपर का टर्मिनल और इधर का ये टर्मिनल, तो यहाँ पे ये होता है मेरे दोस्तों स्टार्टर। इसे क्या कहेंगे, स्टार्टर कहते हैं। और आप स्टार्टर के अंदर कौन सी गैस भरते हैं यहाँ पे, तो यहाँ होती है हीलियम। हीलियम ऑप्शन में नहीं हो तो हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है, ये स्टार्टर होता है। और यहाँ पे होता है मेरे दोस्तों चौक। ये चौक इस फेज तार के श्रेणी के अंदर लगाया जाता है, तो ये इसका कंप्लीट परिपथ होता है। अब चौक का काम क्या होता है, तो चौक का कार्य पूछा जाए तो भैया पहला कार्य तो होता है प्रारंभिक, यहाँ पे प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वोल्टेज को उच्च क्या करना, उच्च करना। तो यहाँ पे प्रारंभिक वोल्टेज को उच्च करना। दूसरा होता है धारा को नियंत्रण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा को बढ़ाना होता है, वोल्टेज को क्षणिक घटाना होता है, वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाना होता है, धारा को घटाना होता है। धारा को नियंत्रित करता है, लेकिन पहला काम क्या है, प्रारंभिक वोल्टेज को उच्च करना। लेकिन ये कुछ पल के लिए करता है शुरुआत में बस, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन शुरू में तो इधर से जाते हैं यूं, और फिर जब ये बढ़ाता है तो इलेक्ट्रॉन सीधे के सीधे निकल जाते हैं यूं। फिर यहाँ बाद में स्टार्टर का कोई काम नहीं रहता है, स्टार्टर में धारा नहीं जाती है बाद में। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाना चौक का काम होता है। चौक बोले तो प्रेरक का कार्य होता है। तो ये थी फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो मरकरी प्लस आर्गन गैस में निम्न दाब के साथ में भरी होती है दोस्तों। अगला यहाँ पे बात करते हैं 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 24 नंबर को। तो यहाँ पे 24 नंबर है, किस एकल कला मोटर में रोटर में कोई दांतें नहीं या कुंडली नहीं होती। दोस्तों अभी जस्ट पढ़ा था कि ऐसी मोटर जिसमें कोई दांतें या कुंडलन बिल्कुल भी नहीं होती है तो उसे हम स्ट्रेसिस मोटर कहते हैं। तो इसमें अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न आ चुका है तो विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जमा हुई मात्रा यानी एम की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वैद्युतिक अपघटन होता है। क्या होता है,
वैद्युतिक, फैराडे का वैद्युतिक अपघटन होता है, वैद्युतिक, यहाँ पे वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक अपघटन होता है जिसके दो नियम होते हैं, एक पहला नियम, एक दूसरा नियम। तो इस पहले नियम में m जो समानुपाती होता है यानी द्रव्यमान होता है वो धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है जेड आई और टी होता है तो ये बन जाता है m बराबर जेड आई टी, m बराबर जेड आई टी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, बी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 26, और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक 120 एम्पियर आवर, एक 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा खालिस्तान घंटे तक प्रवाहित कर सकती है, यानी इतनी तो क्षमता है और वो 8 एम्पियर धारा निकालनी है, और वहां समय पूछ रहा है कितने। तो अपन को पता है कि यहाँ क्षमता बराबर होता है धारा, धारा इंटू समय, ठीक है। ये क्या है, बैटरी की क्षमता है। तो यहाँ पे भाई ये एम्पियर हावर हो गया ना, एम्पियर हावर, बैटरी की क्षमता किसमें आती है, एम्पियर आवर में। तो आपसे घंटे पूछ रहा है तो समय निकाल लेंगे। तो समय निकालते हैं तो यहाँ क्षमता हो गई 120 बराबर धारा कितनी है, 8 है, और यहाँ पे ये इंटू मिट्टी। अब यहाँ पे अपन काट लेते हैं तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, 8 एकम तो 8 हो गया और 4 बच गया, और यहाँ 5 होगा, 8 पंजो 40। तो टी बराबर क्या आ गया, 15 घंटे आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है दोस्त। अगला यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज किया जाए तो उसके स्थिति में सेल में क्या दाब उत्पन्न होता है। अधूरी शॉर्ट सर्किट होती है, बकलिंग होती है, कठिन सल्फेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है लंबे समय तक चार्ज किया जाए, लंबे समय तक चार्ज किया जाए। चलो खैर देखो, दो तरीके से प्रश्न बढ़ता है। एक होता है लंबे समय तक चार्ज नहीं किया जाए, अगर नहीं किया जा रहा है तो वहां पे सल्फेशन दोष हो जाता है, ठीक है। नहीं कर रहा है, काफी दिनों तक बैटरी आपकी क्या है, पड़ी हुई है, तो वहां पे प्लेटों के चारों ओर जो सल्फेट होता है वो जमा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे कठिन सल्फेशन हो जाता है। अब ये कह रहा है लंबे समय तक चार्ज किया जाए। लंबे समय तक चार्ज का मतलब होता है कि सामान्य से बहुत ज्यादा धारा दे करके उसको चार्ज किया जा रहा है, तो वहां प्लेटें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, गर्म होकर के नरम होकर के मुड़ जाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वहां पे फिर क्या कहलाता है, वो बकलिंग दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। तो यही चीज पूछ रहा है कि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज किया जाता है, यानी कि अधिक क्षमता से अधिक धारा देकर के चार्ज किया जाता है, तो बकलिंग दोष कहलाता है। मैंने आपसे पहले ये कह दिया कि दोस्तों दाब उत्पन्न, दाब का मतलब ये दोष हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वो कह देता है लंबे समय तक चार्ज नहीं किया जाता है तो फिर सल्फेशन दोष आता है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 28 नंबर, और 28 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में अगर वोल्टेज निम्न है, अगर वोल्टेज निम्न है और इसको बढ़ा करके वोल्टेज को क्या किया जाता है, उच्च किया जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप, ठीक है। ये अब स्टेप अप हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज निम्न था, वोल्टेज आउटपुट में बढ़ा दिया है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे मेरे दोस्तों, ये अगर Vp है तो यहाँ पे, यहाँ Vp है और ये क्या है, NP है, NP है, सॉरी NP क्या, S, ये S है, तो सेकेंडरी में उच्च हो गया ये। अब जिसमें वोल्टेज ज्यादा होता है उसमें टर्न भी ज्यादा होता है, तो टर्न को N से दर्शाते हैं यो, ठीक है। तो ये क्या हो गया P और ये हो गया S, तो यहाँ पे ये हो जाता है। एक होता है मेरे दोस्तों, अगर वोल्टेज आपके पास में उच्च है और आप क्या करते हो, इसको घटाते हो, तो ये हो जाता है स्टेप, क्या हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। तो ये यहाँ पे स्टेप डाउन हो जाता है। तो यहाँ अपन सीधा कहेंगे कि भैया यहाँ पे आपने क्या किया, ज़्यादा था
प्राइमरी में ज़्यादा था और सेकेंडरी में कम कर दिया है, तो प्राइमरी में ज़्यादा था तो प्राइमरी की तरफ मुंह खोल दीजिए यहाँ पे। और पर वापस वो यही कह रहे हैं कि भैया जिसमें ज़्यादा वोल्टेज होता है उसमें टर्न भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एन पी हो गया और एन पी ज़्यादा है और एन एस क्या है, कम होता है। तो यहाँ स्टेप डाउन और स्टेप अप, तो यहाँ स्टेप अप तो ये हो गया, स्टेप डाउन हो गया। पूछ कौन सा रहा है, स्टेप अप पूछ रहा है, तो ये एन के फॉर्म में पूछ रहा है, तो एन पी लेस देन यहाँ पे एन पी की तरफ पूछ है और एन एस की तरफ मुंह खोल रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपके? ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे और 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 29 नंबर प्रश्न को। तो 29 नंबर प्रश्न ये है, स्टे वायर में प्रयोग किया जाने वाला इंसुलेटर होता है। दोस्तों ये स्टे वायर क्या होता है, ये आपका पोल होता है, खंबा, ठीक है ये, और जो नीचे एक ये नीचे जो गड़ा होता है इससे अपन क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताओगे। और ये जो होता है ये भाग कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है, जबकि एक यहाँ पे ऊपर कितना होता है, 5/6 भाग होता है। ये होती है क्रॉस आर्म, और यहाँ से एक तार जमीनी में प्लेट के रूप में गड़ा होता है, यहाँ से बंद करके ये, तो इसे ही कहते हैं स्टे वायर कहते हैं, ये स्टे वायर कहते हैं। इसके बीच में यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है ये, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, तो अपन कहेंगे 3.05 मीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ये होता है स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर होता है। और ये किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं ये GI का बना होता है। किसका बना होता है, GI का बना होता है। यहाँ स्टे इंसुलेटर कहते हैं है। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, अच्छा प्रयोग होने वाला, स्टे इंसुलेटर को गे इंसुलेटर भी कहते हैं, अंडाकार इंसुलेटर भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। ये सारी डिटेल अपन ने समझ ली दोस्तों। अगला आता है 30 नंबर, और दोस्तों 30 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे बात करते हैं कि एक यूनिट की बात करते हैं। एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट बराबर 1 kWh होता है, बराबर 1 BOTB होता है। तो ये चीज तो पड़ी। अब इसको तोड़ लीजिए आप, ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो भैया 1000 वाट आवर भी होता है, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर आप इस H को तोड़िएगा, H को सेकंड में तोड़ लीजिए, 3600 होगा, और 3600 को इंटू 1000 से कर लीजिए, तो 3600 तो ये और 36000 ये हो गया, तो वाट सेकंड आया। तो यहाँ पे अब इसको पावर में बदल दीजिए, 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकंड होता है, इसको जूल कह सकते हो। यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कह सकते हो। यहाँ पे जूल कह सकते हैं। अब यहाँ पे फिर भी मैच नहीं खा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया किलो कैलोरी में पूछ रहा है, और किलो कैलोरी में पूछ रहा है तो यहाँ पे इसको उठाओ इस जूल को, और जूल के अंदर भाग दे दीजिए किसका, यहाँ पे अब किलो कैलोरी में पूछ रहा है तो यहाँ पे अपन भाग देते हैं मेरे दोस्तों किसका, तो यहाँ 1 जूल यहाँ पे 3600 या सॉरी यहाँ पे ये, ठीक है, और इसके अंदर भाग दिया जाता है मेरे दोस्तों, किसका भाग देंगे, तो यहाँ 1 के अंदर इसका भाग देके अपन यानी कि 4180 का 4180 का क्या देंगे, भाग देते हैं। और 4180 का जब भाग देते हैं तो अपने पास में लगभग जो मैटर आता है वो आता है 859 के समथिंग आता है। तो यहाँ पे 859 में से 860 किलो कैलोरी होता है। ये 860 तो भैया इसमें गलत लिखा है, 64 तो गलत लिखा है, यहाँ पे 0 होता है, तो राइट ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर 860। देखो आप चेक कर सकते हो यहाँ आराम से इसका भाग दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, वैसे 100% ये क्या है, सही है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 36 और 5 0 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे और भाग दिया अपन ने 41, इसका दिया 4180 का भाग दे दिया, तो ये 861 के समथिंग आता है, क्योंकि इसको लगभग अपन 4200 मान लेते हैं, क्योंकि 4200 होता है, तो यहाँ पे ये 4200, तो ये 4200, तो ये 857 होता है वैसे,
तो लगभग में जो होता है वो 860 के समथिंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये। तो दोस्तों अगला प्रश्न काफी अच्छा है यहाँ पे, और क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य क्षमता निम्न में से कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एम्पलीफायर की बात करता हूँ, एम्पलीफायर, तो ये एम्पलीफायर क्या है, तो एम्पलीफायर ये धारा, वोल्टेज और पावर, ये तीनों को ही बढ़ाने वाला क्या है, परिपथ होता है। यहाँ पे ए श्रेणी होता है, बी श्रेणी होता है, ए बी श्रेणी होता है और एक होता है सी श्रेणी। ये मेरे दोस्तों ये पूरे समय तक इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक काम करता है, ये केवल आधे समय तक काम करता है, ये आधे समय तक काम करता है। ये क्या करता है, पूरे से तो कम करता है और ये आधे से कम करता है, और यहाँ पे बात करते हैं ये आधे से भी कम करता है, तो यानी इतना ही काम करता है ये। यहाँ पे बात करते हैं तो अब एम्पलीफायर है, ए श्रेणी का होता है, ए श्रेणी का जो होता है तो इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो भैया 35 से 50 होती है। बी श्रेणी की होती है तो 70 से 78.5 होती है। ए बी की जो होती है, ए बी की 50 से 70 होती है, और यहाँ सी की जो होती है वो 80 से कितनी होती है, 85% होती है। तो ये पूरा का पूरा अपन को तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी की पूछ रहा है, तो सी की 80 से 85 होती है, और 80 से 85 सी एम्पलीफायर की दिखता निम्न में से कौन सी होती है। तो भैया अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो वैसे ये बी की होती है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया, अब करे क्या। अब अगर इस प्रकार से आ जाए तो अपन 70 से 75 देंगे, वैसे ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ए बी की जो होती है वो ये होती है, और बी की होती है यहाँ पे 70 से 85, 70 से 78.5 तक होती है, 78.5 तक। तो भैया आप क्या कीजिए, इसको बी बना लीजिए, क्योंकि ये बी का पूछता है, तो अब ये बी करते हैं तो आपकी ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। क्लियर, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, अब आइए समझते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, आइए। तो यहाँ 32 नंबर में कौन से ट्रांसफॉर्मर में टर्शियरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टार स्टार संयोजन होता है, एक स्टार स्टार संयोजन होता है। जब स्टार स्टार संयोजन पर न्यूट्रल होता है तो इस पर क्या होता है, जब लोड का मान अधिक बढ़ा दिया जाता है तो इस न्यूट्रल पर विभव का मान बढ़ जाता है, तो उसे न्यूट्रल खिसकना कहते हैं। और न्यूट्रल खिसकना कहते हैं तो उसको कम करने के लिए दोनों स्टार स्टार संयोजन के बीच में यहाँ पे ये कोर लगा करके एक वाइंडिंग डालते हैं, और वो जो वाइंडिंग होती है ये डेल्टा संयोजित वाइंडिंग होती है, और ये डेल्टा संयोजित वाइंडिंग होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम टर्शियरी वाइंडिंग के नाम से, टर्शियरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये पूछ रहा है कौन से ट्रांसफॉर्मर में टर्शियरी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तो स्टार स्टार के मध्य डाली जाती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला लीजिएगा 33 नंबर, और 33 नंबर क्या है दोस्तों, तो 33 नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस आकार की आकृति होती है। दोस्तों यहाँ पे ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक होता है, दूसरा होता है यहाँ पे अनिवार्य होता है, और यहाँ पे तीसरा होता है चेतावनी होता है, और यहाँ पे चौथा जो होता है वो होता है सूचनात्मक। कौन सा होता है, सूचनात्मक। इसका आकार वर्ताकार होता है, बॉर्डर इसकी लाल होती है, क्रॉस पट्टी भी लाल होती है, और यहाँ पे ये चिन्ह बना होता है जो काले रंग का होता है यानी ब्लैक होता है। अनिवार्य के अंदर क्या होता है, ये इसका अर्थ होता है ऐसा करना जरूरी होता है, ऐसा करना चाहिए, और इसका अर्थ होता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका आकार भी वर्ताकार होता है, जैसे इसमें ग्लव्स आता है, चश्मा आता है, जूते आते हैं, तो ये बनाया जाता है। अब ये बैकग्राउंड नीला होता है, और यहाँ पे
बैकग्राउंड तो नीला होता है लेकिन ये क्या होता है, चिन्ह सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। नेक्स्ट चेतावनी की बात करते हैं तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है और यहाँ बॉर्डर और इसके अंदर ये जो चिन्ह होता है तो यहाँ पे बॉर्डर और जो चिन्ह होता है ये काला होता है, जबकि यहाँ पे ये पीला रंग होता है बैकग्राउंड का। सूचनात्मक में इसका चौकोर होता है और जैसे कोई भी चिन्ह दिखाना हो तो ये होता है। तो इसमें चिन्ह और ये जो बॉर्डर होती है ये सफेद रंग की होती है। कौन सी होती है, सफेद, और भूभाग होता है इसका हरा रंग होता है। तो ये चारों के चारों आ गए यहाँ पे। और चेतावनी का जो चिन्ह बनाया जाता है ये खतरे का, वो नियम 35 के अनुसार बनाया जाता है। तो आपसे निषेध का पूछ रहा है तो वृत्ताकार होता है, तो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या है, आइए 34 नंबर प्रश्न को समझते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे। और ये 34 नंबर प्रश्न है, तो ये 34 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मोटर में से कौन उच्च दक्षता वाला होता है। सिंक्रोनस मोटर होता है, पॉलीफेज मोटर होता है, स्क्विरल केज मोटर होता है और स्लिप रिंग। सबसे ज्यादा जो उच्च दक्षता होती है वो किसकी होती है, एक ही होती है, क्योंकि इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, नियत होती है। इसकी जो गति होती है बिल्कुल क्या होती है, नियत होती है। इसमें रोटर और स्टेटर दोनों का चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो साथ साथ घूमता है। तो यहाँ पे इसकी गति सबसे ज्यादा उच्च होती है सिंक्रोनस की। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे, और 35 नंबर क्या है, तो 35 नंबर मेरे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे कम्यूटेटर यानी एसी और डीसी में कौन सी युक्ति बदलती है। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो ये एसी टू डीसी व डीसी टू क्या करता है, एसी चेंज करता है। पीएन संधि डायोड ओनली फॉर AC2 क्या करता है, DC करता है। और रेक्टिफायर भी AC2 क्या करता है, DC करता है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, D होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला आता है यहाँ पे 36 नंबर, और 36 नंबर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ये किसकी है, तो अपन कहते हैं कि ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होती है। ये किसकी होती है बॉस, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की होती है। किसकी होती है, तो अपन बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की होती है। न्यूटन मीटर किसकी होती है, तो दोस्तों न्यूटन मीटर ये टॉर्क होता है, एक टॉर्क की, तो ये न्यूटन मीटर टॉर्क की होती है। और जो वेबर होता है ये फ्लक्स होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे वेबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला आता है यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न। और दोस्तों 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रतिष्ठम्भ को अपन कहते हैं दोस्तों रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस को ही अपन क्या कहते हैं, अनिच्छा या प्रत्यय भी कहते हैं। और ये RM या फिर S से इसको दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। तो राइट ऑप्शन तो ये हो जाता है ये। ठीक है, एम्पियर टर्न किसका होता है, तो ध्यान रखना एम्पियर टर्न ओनली होता है MF। ये अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं 38 नंबर में। तो यहाँ संधारित्र लेटर में कोड 473J में J का अर्थ क्या होता है, दोस्तों ध्यान रखना J का मतलब होता है सहनशीलता। तो ये सहनशीलता होता है। पहला अक्षर जो होता है ये धारा को दर्शाता है, धारा, और ये दो अक्षर होते हैं ये वोल्टेज को दर्शाते हैं। किसको, वोल्टेज को दर्शाते हैं। तो यहाँ सहनशीलता J, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, B होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे फ्यूज की क्षमता यानी रेटिंग किस पद में होती है। दोस्तों यहाँ पे बीच में शुरू में आया था तो मैंने बताया था पूरा कि फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, तो अपन कहेंगे एम्पियर यानी करंट में होती है। वोल्टेज होती है VAR होती है, ये वोल्टेज एम्पियर और रिएक्टिव होता है। और एक KVA होता है, KVA की किस में होती है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर या फिर अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर होता है। यहाँ पे VAR की होती है, तो ये एक सिंक्रोनस मोटर होती है, उसकी होती है, या अपन बात करते हैं। और एक होती है प्रतिघाती शक्ति की जो होती है, ये होती है वोल्ट मीटर की यानी वोल्टेज होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायनामो प्रकार का वाट मीटर निम्न में से
कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? तो दोस्तों डायनेमो जो प्रकार का होता है, ये डायनेमो प्रकार का एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। एसी और डीसी दोनों पर कार्य करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, सॉरी 41 नंबर। एक ड्रम जो एक भंडारण टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफॉर्मर के शीर्ष पर स्थित होता है, क्या कहलाता है? दोस्तों ये ऐसे कह रहा है कि एक मैन, ये होता है मैन ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर के शीर्ष पर इस तरह ये एक ड्रम सा होता है ये, और ये भंडारण करता है, यानी तेल लोड बढ़ जाता है तो आयतन फैलता है तो उसको ये स्टोर करता है, और यहाँ से यो लटका होता है एक ब्रीदर, और तो इस भाग को कहते हैं अपना कंजर्वेटर कहते हैं, जिसको सक्शन टैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मेन टैंक है तो अपन कहेंगे कंजर्वेटर होता है। अगला क्वेश्चन होता है, और ये है अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर क्या है? तो यहाँ कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है? दोस्तों अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होती है यानी धारिता, और धारिता का जो मात्रक होता है, मात्रक की बात करता हूँ तो फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो मात्रक विपरीत होता है, विपरीत होता है इलास्टेंस। क्या होता है? इलास्टेंस होता है एक रिलक्टेंस, कंडक्टेंस, सस्पेंस होता है, एक होता है यहाँ पे इलेक्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेरकत्व में कौन सा गुण होता है? दोस्तों प्रेरकत्व जो होता है एक प्रकार की एक कुंडली के रूप में होता है, और ये कुंडली के रूप में होता है तो एक प्रकार का ये चौक होता है। तो प्रेरकत्व में कौन सा गुण होता है? तो ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के अंदर क्या करता है? स्टोर करता है। प्रतिरोधी होता है, कैपेसिटर होता है, तो ये अपन कहेंगे चौक होता है। क्या होता है? C4 चौक होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0 वाट लैंप में शक्ति व्यय लगभग कितनी होती है? तो 0 वाट होती है 50 वाट, 10 वाट, 25 वाट। तो भैया यहाँ पे लगभग जो होती है वो 12 से 16 वाट होती है, तो यहाँ पे 10 वाट अपन राइट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, तो 45 नंबर में क्या आता है? तो निम्न में से कौन से लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल होता है? तो दोस्तों लेड एसिड जो बैटरी होती है इसका जो जीवन काल होता है 2 से 5 वर्ष होता है ये। तो ये ध्यान रखिए 2 से 5 वर्ष होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सी यानी 46 नंबर, और क्या कह रहा है कि बैटरी की चार्जिंग का पता लगाते हैं किस लक्षण के द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी का चार्जिंग के द्वारा अपन बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व के द्वारा भी, घनत्व के द्वारा भी लगाते हैं। दूसरा वोल्टेज के द्वारा भी पता लगाते हैं। तीसरा गैस के द्वारा भी लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक की आपेक्षिक ग्रेविटी के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक का रंग, तापमान, ये तो मैंने कहा कि इन तीनों के द्वारा कराते हैं, तो ऑप्शन में केवल यही है आपेक्षिक घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अगला यहाँ पे 47 नंबर, और 47 नंबर में क्या है? तो किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है? ट्रिकल का मतलब ये है दोस्तों, जब उसमें सल्फेशन दोष हो जाता है, दृढ़ गंधकत्व दोष हो जाता है, कई दिनों तक अपन चार्ज नहीं करते हैं, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत निम्न धारा की आवश्यकता होती है, उसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। और ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं तो लेड एसिड बैटरी के अंदर पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन होता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 48, और 48 नंबर क्या है? तो ये डीसी जनित्र के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पादन होती है? तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से होता है ये, तो यहाँ पे जो आर्मेचर होता है, जैसे ही आर्मेचर होता है और इसको अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो यहाँ पे ये तो तार होते हैं, और यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है ये, ठीक है, ये जुड़ा होता है, तो यहाँ पे, और ये होता है हमारा लोड। तो यहाँ पे जो होता है ये तो आउटपुट होता है, तो ये तो क्या है, आउटपुट। तो यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, तो यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिलती है, लेकिन आर्मेचर का पूछ रहा है, तो आर्मेचर पर एसी ईएमएफ उत्पन्न होता, एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न होता है यहाँ पे ये आपके 49 नंबर प्रश्न, और 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे बात करते हैं 49 में, खाद्य
संसाधकों और मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो भैया खाद्य संसाधकों यानी मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में कौन सा मोटर? तो खाद्य मिक्सर की बात करते हैं यानी मिक्सी। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? मिक्सी। और मिक्सी के रूप में अपन प्रयोग करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर अपन सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न नीचे की ओर आ गया तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे कि प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रकार होता है? प्रेरण यानी क्या कह रहा है? प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रयोग होता है? तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर है, डायोड। मैंने कहा कि दोस्तों यहाँ पे प्रेरण शब्द जहां भी आ जाए वो एसी का होता है। प्रेरण शब्द किसमें होता है? एसी में। तो यहाँ तो राइट ऑप्शन होगा, फिर भी अपन पूरे ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि डायोड क्या करता है? केवल डीसी पे काम करता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा जनरेटर ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाकी और था नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो आपका ये राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? ये होता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थे अपने पूरे के पूरे। यहाँ पे आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर दोस्तों आपको बढ़िया लग रहा है तो आप लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, जिससे अन्य को भी पता चले कि एक छोटा सा सिस्टम है लेकिन उसमें बहुत ही बेहतरीन सिस्टम यानी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जरूर मिलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार।